तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान का विषय है, तो इसके पूरे सिलेबस के अंदर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट नाम, इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों कि ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में मैं आपको करवाऊँगा, तो पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा। बहुत रेयरली ही आपको यहाँ पर कोई वीडियो देखने को मिलेगा या कोई चैनल देखने को मिलेगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ना, क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी के अंदर, आंसर शीट के अंदर, तो बहुत सुंदर हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर्स। ठीक है, जिससे कि ना टीचर मजबूर हो जाएगा आपको फुल में से फुल मार्क्स देने पे। मान लीजिए आपने 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखा, तो 6 में से 6 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम आंसर लिखते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम, ठीक है, या कोई फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म, इन चीज़ों का मेंशन करते हैं, तो इससे यहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और एक प्रॉमिस भी चाहिए मुझे आप सभी बच्चों से, वो भी आप जरूर कीजिएगा। अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और एक छोटा सा प्रॉमिस पहले ये कर दीजिए कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगा है बच्चों इस तरह का वीडियो बनाने में। ठीक है, क्योंकि पूरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट नाम को निकालना, छांट करके फिर उसका पीपीटी बनाना बहुत मेहनत लगता है। तो आप इतना कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। और जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे उसमें आपको हेल्प करेगा प्रॉपर। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड बुक का, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है यानी बड़े बड़े क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है जय झा 07, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले हिंट दे देता हूँ मैं आपको, ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट्स बताऊंगा आपको, वो साल बताऊंगा कि कब कब कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ है पूरे सिलेबस के अंदर से। लेकिन जो प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करवाऊँ, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से, है ना। एलटीबीटी क्या होता है, तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी हिंदी में, जिसको सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको कहते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरे सिलेबस से आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन प्रॉमिस आप मुझे ये कीजिए कि इस वीडियो को देखते देखते आप लोग अपना कॉपी खोलेंगे यानी नोटबुक खोलेंगे, और नोटबुक के अंदर ना जितनी चीज़ें, जितने डेट्स, जितने नाम मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। और जय भैया से थोड़ा भी अगर आप प्यार करते हैं, ठीक है, देखिए मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ स्कूल लेवल पर। मैंने अपने पूरे स्कूल में पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया था, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। ये चीज़ आप जरूर कीजिएगा, और थोड़ा भी आप मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा भी आप मुझ पर भरोसा दिखाते हैं, तो जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है, बताऊंगा, बेसिकली सबको लिखते हुए चलिए अपनी कॉपी के अंदर। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसका फोटो खींचना है और मेरे इंस्टाग्राम पे आपको फोटोज भेजनी है कि जय भैया हमने आपकी वीडियो से सारे जो इंपॉर्टेंट आपने डेट, नाम वगैरह जो बताए थे वो सारा चीज़ हमने लिख लिया है, और ये रहा उसका फोटो। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर फोटो भेजेंगे सबका मैं यहाँ पर नाम लिख लूँगा, और नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर सभी बच्चों का यहाँ पर नाम का शाउट आउट दूंगा कि हाँ ये बच्चे थे जिन्होंने मुझे भेजा था। और लिटरली मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपको डबल वेरिफिकेशन के साथ पूरा याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, जो कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, शुरू करें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक सी चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, यानी 2 विश्व युद्ध यहाँ पर दुनिया देख चुकी है। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से 18 तक, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं और अंग्रेजी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1939, 1939 से लेकर के 1945 तक, जिसे हम हिंदी में द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं और अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1945 में, तो यहाँ पर यूएनओ बन गया था।
ठीक है। अब यूएनओ कब बना था, एग्जैक्ट डेट क्या थी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे वीडियो में आपको आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का निशान दे दूंगा, और सबसे पहला बच्चा जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं पिन भी कर दूंगा। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। 1945 में बना था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन किस डेट को बना था कमेंट करके बताइए। और नोटबुक में लिखते हुए चलिएगा बच्चों। मुझे बहुत उम्मीद है कि कम से कम 100 से 150 बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पर फोटो भेजेंगे कि ये लीजिए जय भैया, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, और जो भी चीजें आपने बताए, जो भी इंसिडेंट्स बताए, मैं सारा चीज लिख करके अपनी कॉपी में आपको फोटो भेज रहा हूँ। तो देखता हूँ कितने बच्चे मुझे भेजते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रमुख कूटनीतिक घटनाएं एवं संधि, ठीक है, डिप्लोमेटिक इवेंट्स एंड ट्रीटीज दे रखी है। पहला है 1971 वाला। अब देखिए, जहां पर मैं बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 1971 में भारत सोवियत यहाँ पर मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इंडिया यूएसएसआर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, इस पर साइन किया गया था। ठीक है, तो एक ये देख लीजिए आप। अगला है हमारा यहाँ पर 1972, जिसके अंदर UNCTAD, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये हमें देखने को मिला था। अब मैं इसमें से ना आपको इंपॉर्टेंट बताता हुआ चल रहा हूँ, बाकी आपको सारे नोट करने हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है 1979 से 89, ये वो टाइम था जब अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण हमें देखने को मिला था, यानी कि यूएसएसआर जो है उसने इन्वेजन किया था अफगानिस्तान के ऊपर। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोवियत संघ ने कब जो है यहाँ पर आक्रमण किया था ये अफगानिस्तान के ऊपर, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो याद रखिएगा 1979 से लेकर के 1989 तक, ठीक है, 1979 वो टाइम था जब यहाँ पर यूएसएसआर ने हमला किया था, और 89 तक ये चला था। अगला है 1985 में गोरबाचेव जो है सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने थे। गोरबाचेव जो है वो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ के वो उन्होंने प्रधानमंत्री कब बने थे, पीएम कब बने थे, तो वो बने थे 1985 के अंदर। ठीक है, बर्लिन की दीवार यहाँ पर कब गिराई गई थी, तो 9 नवंबर 1989, 1989 को ये गिराई गई थी। ठीक है, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1990 में। तो ये इंपॉर्टेंट थे बच्चों। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर। एक ये वाला बर्लिन की दीवार वाला, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, और ये गोरबाचेव वाला, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का भी बाकी ये 2 देख लीजिए आप, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ भी चलूंगा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सिलेबस से है, तो बहुत सारे इसके अंदर इंसिडेंट्स दिए गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा LTBT। ठीक है, LTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, सीमित परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको आप कह सकते हैं। और देखिए, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, तो वहाँ पर हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, आपका मीडियम हिंदी है और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, किसी भी एक मीडियम में लिखिएगा। लेकिन अगर आपका हिंदी मीडियम है तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हिंदी में ही लिखे। वैसे तो फुल फॉर्म उतना पूछेगा नहीं, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये 1963 में हुआ था। 1968 में हमारा NPT हुआ था, ठीक है, और इस पे हस्ताक्षर हुए थे, और 1970 में ये प्रभावी हुआ था। तो ये देख लीजिए, एक ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, LTBT। फिर एक CTBT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, 1996 में हमें ये देखने को मिला, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो एक LTBT, एक CTBT, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी तो और इंपॉर्टेंट आने बाकी है। यहाँ से मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप MCQ क्वेश्चंस अटेंड करेंगे ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसके अंदर आपको हेल्प करेगा ये चीज़ें, जो है सो कि लॉन्ग क्वेश्चंस लिखते वक्त। और लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आप इनको ऐड करते हैं, इन इंसिडेंट्स को, इन नामों को, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस और भी ज़्यादा सुंदर होगा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जहाँ पर टीचर आपको फुल में से फुल मार्क्स देंगे। मजबूर हो जाएंगे टीचर, क्योंकि देखेंगे अरे बच्चे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, उसकी बात कर लेते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। 1917 में हमें रूसी बोल्शेविक क्रांति देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर 1979 से 89 तक अफगानिस्तान जो है उसने जो सो कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने क्या किया, हमला किया था। फिर 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, फिर 8 दिसंबर 1991 को क्या हुआ, CIS स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र
कुल जिसको आप कहते हैं राष्ट्रमंडल कह लीजिए, इसका गठन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ CIS, ठीक है, ये हमें देखने को मिला। एंड फिर 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है। और CIS कब बना हमारा? 8 दिसंबर 1991 को बना था, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए अब ये देखिए चेक और स्लोवाकिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बट गए दो उसमें। 1992 की बात है, 1992 की, कि चेकोस्लोवाकिया का विभाजन हुआ और चेक गणराज्य और स्लोवाकिया इन दोनों में ये बट गया। पहले ये चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, फिर ये टूट गया, एक हो गया आपका चेक, एक हो गया आपका स्लोवाकिया, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1992 को हुआ था। बस आप 1992 याद रखिएगा, ठीक है। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर MCQ में पूछ लिया जाता है कि किस देश में गृह युद्ध चला था 10 वर्षों तक। तो 2001 में ये हमें खत्म देखने को मिला। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध समाप्त हुआ। तजाकिस्तान में 10 सालों तक यहाँ पर गृह युद्ध चला था, इस तरह से सिविल वॉर चला था, और 2001 में ये खत्म हुआ था। ये याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लेता है। आगे चलते हैं। अब ये भी देख लीजिए, 11 सितंबर 2001 अमेरिका में 9/11 आतंकी हमला हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन, यहाँ पर ये हुए थे, ठीक है। टेररिस्ट अटैक, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। फिर 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया, जिसमें वैश्विक आतंकवाद युद्ध ये था, और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसके अंदर आतंकवाद को समाप्त करने की बात की गई थी, ठीक है, और करा भी जा रहा था उस टाइम। फिर 19 मार्च 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम ये चलाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। अब हम लोग आ गए हैं आपका जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जिसको आप कहते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर। इसमें हम लोग पहले यूरोपीय संघ के बारे में समझ लेते हैं। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बना हमारा। कब बना? 1948 में, ठीक है। उसके बाद ये यूरोप काउंसिल की स्थापना हुई। इसको छोड़िए, यहाँ पर आगे चलते हैं। एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला देखिए, 1992 में यहाँ पर हमें ये मॉस्ट्रिच की संधि देखने को मिली और यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो यहाँ से इस टाइमलाइन से सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है। 1948 में हमारा OEEC, ठीक है, यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना हमारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और सीधा फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ पर आ जाइए। फिर 1992 में हमारा मॉस्ट्रिच संधि के तहत यहाँ पर यूरोपीय संघ, जो यूरोपियन यूनियन है, इसका हमें गठन देखने को मिला, ठीक है। फिर फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, 2020 में आइए, यहाँ पर ब्रेक्जिट हमें देखने को मिला, यानी ब्रिटेन जो था वो EU से बाहर निकलना, ठीक है। पहले क्या था? यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसके अंदर ब्रिटेन भी था। ये उसी ब्रिटेन की बात कर रहा है जो 200 सालों तक हमें यहाँ पर गुलाम बना करके रखा था। अंग्रेज लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो पहले यूरोपीय संघ का हिस्सा हुआ करता था और 2020 में ये बाहर निकल गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों, इसमें ये पूछ लेगा कि यूरोपीय संघ में कितने ऐसे देश हैं जिनके पास यहाँ पर स्थायी सदस्यता है। किसकी स्थायी सदस्यता है बच्चों? तो UNSC की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है। तो पहले 2 देशों के पास थी जो यूरोपीय संघ में थे, एक आपका ब्रिटेन, एक फ्रांस, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटेन निकल गया तो अब सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश बचा है बच्चों जिसके पास यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है, क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पर निकल चुका है, जिसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। 2020 में यहाँ पर ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ से निकल गया था, ठीक है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने बोला तो है कि इसको जो है कॉपी में लिख करके मुझे फोटो भेजने के लिए, मतलब आपको फोटो भेजने के लिए, तो क्या सर इतना सारा लिखे? तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सारा लिखना चाहते हैं तो सारा लिखिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ही लिखिए। ज़्यादा फालतू का उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 1948 में यहाँ पर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना, तो ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। फिर 1992 में यहाँ पर यूरोपीय संघ का गठन हुआ मॉस्ट्रिच की संधि के तहत। 2020 में यहाँ पर ब्रेक्जिट देखने को मिला, ब्रिटेन जो है EU से बाहर हो गया। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलिए, क्योंकि एक दिन का समय हमारे पास, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो फालतू का हम उतना एक्स्ट्रा बर्डन अपने माइंड पे क्यों डालें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखते हुए चलिए।
ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर आसियान और चीन को लेकर के दिया गया है। तो देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ होता है ये हिंदी में। और 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा कॉपी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और हिस्ट्री सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने इन दोनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर की पीडीएफ रेडी कर रखी है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। तो आप इन सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं बच्चों। सैंपल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर जो आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, दोनों में से किसी एक पर आप कांटेक्ट करके यहाँ पर सैंपल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत। वैसे तो इन दोनों ही सब्जेक्ट का सैंपल पेपर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो दोनों सब्जेक्ट का आपको 249 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, खाली हिस्ट्री का लेना चाहते हैं या खाली पॉलिटिकल साइंस का लेना चाहते हैं, तो आपको 149 रुपीज़ पे करना है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का 15 सैंपल पेपर का पीडीएफ का बुक देखने को मिल जाएगा, जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जिस भी मीडियम में, ठीक है। इसको लेकर के आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आगे आते हैं तो 1949 की बात कर रहा है, जिसके अंदर जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर चाइना एक तरह से बना, आप मान के चल सकते हैं, कब, 1949 के अंदर। फिर 1972 में चीन और अमेरिका के बीच में कूटनीतिक संबंध, जिसे आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बोलते हैं, वो हमें देखने को मिले, ठीक है, इसने स्थापित किया। अब चाइना ने देखा कि अरे भैया यहाँ पर देखो अमेरिका कितना आगे जा रहा है, तो अमेरिका के साथ अपने संबंध अच्छे बनाओ। तो अमेरिका के साथ चीन ने 1972 में अपने संबंधों को काफी अच्छा बनाया, ठीक है। फिर 1978 की बात कर रहा है, देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी और आर्थिक सुधार इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। 1978 की बात हो रही है ये, ठीक है। और फिर 2001 में चीन जो था वो WTO में उसका यहाँ पर प्रवेश देखने को मिला, उसने ज्वाइन किया, चाइना ने WTO को ज्वाइन किया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा आपको ये हेल्प कर रहा है आंसर राइटिंग में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं ये जो समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर है, वहां से ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड दिया गया है, 1947 की बात हो रही है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। अब स्वतंत्रता क्या ही कहेंगे, नया देश बना था, खैर। तो पाकिस्तान एक नया देश बना 1947 के अंदर, और देश बनते ही यहाँ पर युद्ध में आ गया। 1947-48 की बात हो रही है, जब कश्मीर पर भारत पाक संघर्ष देखने को मिला, इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर, ये हमें देखने को मिला। तो बेसिकली युद्ध हुआ था एक छोटा सा हमारा, ठीक है, 1947-48 के टाइम पे। फिर 1965 में हमें एक युद्ध देखने को मिला था नदी जल बंटवारे को लेकर के भारत पाकिस्तान का, तो वो दे रखा है। 1971 में एक युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, ठीक है। और 1999 में कारगिल युद्ध हमें देखने को मिला था भारत और पाकिस्तान के अंदर। तो 4 तो युद्ध ही हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, कब कब, 1947-48 में, ठीक है, कश्मीर को लेकर के। फिर 1965 में यहाँ पर नदी जल बंटवारे को लेकर के युद्ध हुआ था हमारा, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, मीडिएटर बन करके इसको सॉल्व करवाया था। फिर 1971 में यहाँ पर बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इसको लिख लीजिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बांग्लादेश से संबंधित चीजें बताई गई है, जैसे 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर के ये इंडिपेंडेंस इनको मिला और ये एक नए नेशन बने, एक राष्ट्र बने। 1996 की बात की गई है, भारत एवं बांग्लादेश ने फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए। अगर आपसे MCQ क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि फरक्का संधि पर भारत और बांग्लादेश के हस्ताक्षर कब हुए, तो 1996 में हुए थे, 1996 में हुए थे, ठीक है। इसके अंदर जल वितरण समझौता किया गया था, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था, जिसके अंदर पानी कितना भारत को जाएगा, कितना बांग्लादेश को जाएगा, उसके लेकर के बातें की गई थी। अब नेपाल को लेकर के बातें समझ लेते हैं। 2008 में राजशाही समाप्त हुआ है यहाँ पर। पहले यहाँ पर मोनार्की हुआ करता था कि भैया राजा है वही यहाँ पर देश चलाएगा, ये वो। तो 2008 में इसको समाप्त किया गया, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना, ठीक है। नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी पूरी तरह से लोकतांत्रिक ये देश बना 2008 में,
ठीक है। अब श्रीलंका की बात की गई है तो 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली, किससे? अंग्रेजों से, ठीक है। श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस इन 1948 और 1983 से लेकर के 2009 तक यहाँ पर गृह युद्ध यानी सिविल वॉर चला था, ठीक है। तो इतने जो चीजें मैंने बताई इसमें से क्या क्या आपको लिखना है वो चीज देख लीजिए। ये बांग्लादेश वाला पूरा लिख लीजिएगा, नेपाल वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, और श्रीलंका में ये लिख लीजिएगा कि इंडिपेंडेंस कब मिली। बाकी गृह युद्ध तो आप यहाँ पर ऐसे ही रफली याद कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं जो आपका यूएनओ वाला चैप्टर है उसके अंदर। यहाँ पर देखिए सारी चीजें ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएनओ कब बना। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है, जिसे यूएन डे कहते हैं, है ना, इस तरह से करके। तो ये देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लेकर के चल रहा हूं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला है 1965, यूएन सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई, ठीक है। साइज इंक्रीज फ्रॉम 11 टू 15 मेंबर, किसकी? यहाँ पर सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है। फिर 2006 की बात हो रही है यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है कि यूएन मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई, ह्यूमन राइट काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था कब? 2006 में, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो आपको लिख लेना है। पहले यूएनओ कब बना, ठीक है, ये वाला 1965 वाला इंसिडेंट लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा मेनली। फिर ये देखिए ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पेपर में आ रखा है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो हुआ था आपका 1944 में हुआ था, याद रखिएगा। फिर आपका आईएमएफ और जो आपका वर्ल्ड बैंक है यानी विश्व बैंक, ये कब बना था? तो 1945 के अंदर ये बन गया था, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है जो कि अमेरिका में है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इन 1945, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर हमें वॉशिंगटन अमेरिका में देखने को मिलता है। तो इसको छोड़ करके बाकी आप ये सारे इंसिडेंट लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, और 1995 में हमारा यहाँ पर WTO की स्थापना हमें देखने को मिली। WTO पहले क्या हुआ करता था? तो ये पहले गेट हुआ करता था, ठीक है। गेट को ही बदल करके WTO बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका जो मुख्यालय है बच्चों वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों? जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, वहां पर एक जगह है जिनेवा, वहां पर हमें WTO का मुख्यालय देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। अगला, ये तीनों ही इंसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर BWC की बात कर रखा है। BWC क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ये कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। इसका हिंदी में पूरा नाम होता है जैविक हथियार संधि, एक तरह का ये संधि था बच्चों, ठीक है। तो ये 1972 में हुआ था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। अगला है 1992 में हमारा CWC देखने को मिला, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक हथियार संधि, ठीक है। ये 1992 में हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये 1997 यानी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिला था, जो कि जलवायु समझौता था, जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातें की गई थी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए हैं जो आपका वैश्वीकरण वाला चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है, उसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए 1991 में हमने LPG अपनाया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जी LPG, तो LPG का मतलब होता है L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। ये हमने अपनाया। हिंदी में बोलूँ तो उदारीकरण, ठीक है। जो लिबरलाइजेशन है उसका हिंदी होता है उदारीकरण, जो P मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और G मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ठीक है। ये हमने सुधार अपनाए थे क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी 1991 के अंदर। तो उस टाइम पे PV नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो थे हमारे यहाँ पर ये बहुत फेमस है, क्या नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और उनको हाथ जोड़ करके नमन है। जो चीज़ उन्होंने किया ना, आज हमारी इकोनॉमी इतनी ऊपर है ना, जिसका कोई क्या ही बोले तोड़ नहीं है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, ठीक है। तो बहुत हद तक उनका योगदान है इनके अंदर। हालांकि उनका निधन हो चुका है कुछ समय पहले ही अभी, तो उनको मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया वो बहुत मतलब क्या ही बोले। और लिटरली मेरा और मेरा एक दोस्त है, हमारा मन था कि एक बार लाइफ में उनसे ज़रूर मिले, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी लिखी गई किताबें वगैरह
और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको जानने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाया है सामने से, लेकिन किताबों के माध्यम से, आर्टिकल वगैरह के माध्यम से तो हम उनको और अच्छे से जान ही सकते हैं। खैर, तो 1991 में हमें एलपीजी देखने को मिला। 1999 में सिएटल में, अमेरिका में WTO का बैठक हुआ था, जहां पर हमें व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर ये WTO में जो अमीर देश है उनका जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो इसका विरोध हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका के सिएटल में, जो 1999 यानी 1999 में बैठक हुआ था वहां पर। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी चीज आप पूछना चाहते हैं, फटाक से कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं और मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा। आगे देखिए, 2001 की बात कर रहा है, ये ब्राजील की बात हो रही है। ब्राजील का पोर्टो अल्गेरो में पहली विश्व सामाजिक मंच की बैठक हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग कब हुई थी? ये ब्राजील में हुई थी। ठीक है, और 2001 में हुई थी। अब आप बोलेंगे सर जी वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम ना एक तरह का स्टेज है बच्चों, जहां पर दुनिया भर से लोग जाते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेज टाइप का आप समझ सकते हैं। जैसे शादी में एक स्टेज होता है ना, जहां पर मेहमान वगैरह जो आए होते हैं वो जा करके डांस कर सकते हैं। वो एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा मंच होता है जहां पर पर्टिकुलर वो बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोग वहां जा करके डांस करें। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से कोई कोई जगह इसीलिए बनाया जाता है ताकि वहां पर एक पर्टिकुलर काम हो सके। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो बनाया गया है उसका एक तरह से मेन काम आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर लोग जाते हैं, दुनिया भर से महान महान लोग जाते हैं और वहां जाकर के वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, तो वो कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ब्राजील एक देश का नाम है, वहां पर एक जगह है पोर्टो अल्गेरो, ठीक है, या पोर्टो अल्गेरो जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी। 2004 मुंबई भारत में चौथी बैठक हुई थी WSF की, वर्ल्ड सोशल फोरम की। तो पहली कब हुई थी? 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरो में, और 2004 में मुंबई में हुई थी चौथी बैठक। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आपका सेकंड बुक के अंदर आ गए हैं। फर्स्ट बुक हमारा कवर हो गया, सेकंड बुक का ये याद रखिएगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये हमारा चैप्टर है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है? एक सेकेंड, मेरा नोटिफिकेशन भी आ गया। अच्छा, ये नोटिफिकेशन किसका आया है देखिए जरा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है कि बच्चों के लिए जल्दी से वीडियो डाल दीजिए मतलब कमेंट आया बच्चों का कि सर जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दीजिए, तो आपके लिए तो वीडियो बना ही रहा हूँ मैं खैर, तो देखिए 1947 में भारत को आज़ादी मिली अंग्रेजों से, और दो देश बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर नवंबर 1947 में हैदराबाद का भारत के साथ यहाँ पर स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था। इस चीज को समझिए। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो हमारा देश एक भारत अखंड भारत तो था नहीं, 565 रजवाड़ों के अंदर यानी प्रिंसिली स्टेट्स के अंदर टूटा हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जो भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हीं में से एक था हैदराबाद, जहाँ का शासक कौन था? निजाम था। ठीक है, तो निजाम देखा कि अरे भैया भारत तो सबको अपने अंदर में ले रहा है कि नहीं, कहीं हमको भी तो ना ले ले यार। और जो हैदराबाद था, वहाँ के जो निजाम थे पैसे वाले थे, तो ऐसे तो भारत किसी को अपने अंडर ले नहीं रहा था। सबको यहाँ पर एक सहमति का विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, उस पर साइन करवा के अपने अंडर में शामिल कर रहा था। तो हैदराबाद ने बोला देखो अभी हम यहाँ पर आप में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हम एक अभी समझौता कर लेते हैं, कुछ टाइम का हमें गैप दे दीजिए, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो नवंबर 1947 की बात है, जब हैदराबाद का भारत के साथ स्टैंड स्टिल समझौता हुआ था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑफ हैदराबाद विथ इंडिया। ठीक है, और भारत भी कुछ समय के लिए हैदराबाद को कुछ ज़्यादा बोला नहीं, लेकिन ये देखने को मिला कि निजाम जो था वो रजाकारों से, जो उसकी प्राइवेट आर्मी थी, वो हैदराबाद की जनता पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहा था। तो यहाँ पर भारत की सेना को इंटरफेरेंस करना पड़ा, और जाकर के फिर 1948 में, सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय देखने को मिला। हैदराबाद मर्ज विद इंडिया, इस तरह से। ठीक है, फिर जून 1948 में मणिपुर में चुनाव हुए। ठीक है, कब हुआ? जून 1948 में, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर यहाँ पर पहले चुनाव हुए। तो अगर आपसे MCQ क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव सबसे पहले कहाँ हुए थे, तो मणिपुर में हुए थे। कब हुए थे? तो जून 1948 में। याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो वो बनाया गया आपका आंध्र प्रदेश। कब बना था? तो दिसंबर 1952 की बात है, जब आंध्र प्रदेश का यहाँ पर गठन की घोषणा की गई, अनाउंसमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर अभी घोषणा की गई है,
और गठन कब हुआ, ठीक है, तो ये हमारा अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का यहाँ पर गठन हो गया भाषा के आधार पर, ठीक है। अब जब यहाँ पर एक राज्य बन गया तो बहुत सारे राज्य आ गए कि हमें अलग करो, हमें अलग करो, हम भी अलग अपना राज्य चाहते हैं, हमारा भी भाषा अलग है, हमें भी अलग करो। तो इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए एक प्रॉपर ना गठन कर दिया गया एक जो सो कि आयोग का, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहा गया। ये बना दिया गया 1953 में। इनका काम था कि भैया जो भी राज्य अलग होने की मांग कर रहे हैं कि हमें अलग करो, इस तरह से बांटो ये करके, तो आप ये सारा चीज़ हैंडल कीजिए। और फिर 1956 साल आता है जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि देश के अंदर 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास इस टाइम पे किया गया, 1956 की ये बात हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर राज्यों का गठन, इसकी बात कर लेते हैं जी, कब कब कौन कौन सा राज्य बना यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको जरूर लिखिएगा। देखिए 1960 की बात है जब महाराष्ट्र और गुजरात का यहाँ पर हमें गठन देखने को मिला। महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पर कब बने थे, तो 1960 में बने थे। नागालैंड कब बना हमारा, तो 1963 में हमारा नागालैंड बन गया था। अब पंजाब और हरियाणा कब बना था हमारा, तो 1986 में। देखिए पंजाब बहुत बड़ा था बच्चों, और वहां पर एक इधर से राज्य बनाया गया जिसे हरियाणा बोला जाता है वर्तमान समय में, जिसे आप हरियाणा राज्य के नाम से जानते हैं। हरियाणा में हिंदी भाषी लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जो हिंदी बोलते थे इस तरह से। तो यहाँ पर अलग राज्य की मांग की जा रही थी। तो फाइनली 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया और हिमाचल प्रदेश भी अलग हुए, और हरियाणा हिमाचल प्रदेश सेपरेट हुए फ्रॉम पंजाब, ठीक है। पंजाब से अलग करके ये बनाए गए थे, क्लियर है। फिर साल आता है 2000 यानी ईयर 2000, जब यहाँ पर बिहार से अलग करके यहाँ पर क्या बनाया गया आपका छत्तीसगढ़ तो नीचे साइड से हो जाएगा। बिहार से अलग करके आपका झारखंड बनाया गया और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। उत्तराखंड यूपी से अलग करके बनाया गया था, और छत्तीसगढ़ आप कमेंट करिएगा किस राज्य से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, ये मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी ये याद रखिएगा कि ये तीनों राज्य कब बने थे, ईयर 2000 के अंदर, यानी सन 2000 के अंदर बना था। और जो सबसे लास्ट स्टेट बनाया गया है, ठीक है, अभी तक के हिसाब से, अभी 2025 चल रहा है और अभी के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2014 में एक राज्य बनाया गया तेलंगाना, ठीक है। तो ये मैं उस टाइम पे बच्चा ही था, थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझदार हो गया था, और वो मुझे मतलब न्यूज़ वगैरह देखने को मिली कि हाँ एक नया राज्य बना है तेलंगाना, तो मुझे आज भी वो थोड़ा बहुत मेमोरी याद है उस टाइम का। फिर 2019 की बात है जब मैंने अपना 12th क्लास कंप्लीट ही किया था, तो उस टाइम पे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। JNK एंड लद्दाख बिकम यूटीज, जो कि अब किसके कंट्रोल में रहेंगे, सेंटर के कंट्रोल में रहेंगे। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों के बाद यहाँ पर सीधा सीधा जो है इनको सेंटर के कंट्रोल में ला दिया गया, इनको यूटी बना दिया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मतलब केंद्र सरकार जो है वो कंट्रोल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 2020 की बात करते हैं तो 2020 में क्या देखने को मिला कि दादर या दादरा लिखा हुआ है इस तरह से, दादर एवं नागर हवेली का दमन और दीव के साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया विथ दमन और दीव के साथ, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें लिख लीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं जो आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, मेनली यहाँ पर कांग्रेस की बात की जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर तो देखिए कांग्रेस पार्टी बनी कब थी, तो 1985 के अंदर बनी थी। गलत बोल दिया मैंने, 1985 में नहीं बनी थी, 1885 में बनी थी। यहाँ पर बार बार 1900 बोलते बोलते ना तो जवान पे चढ़ जाता है कि 1985 में ही बनी थी। खैर तो 1885 में आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे आप कहते हैं, INC, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, भारत का संविधान इस टाइम पे बन चुका था। और इसे लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान को लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इलेक्शन कमीशन कब बनाया गया बच्चों, 25 जनवरी 1950 को, जिसकी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर चुनावों को करवाना, ठीक है। अब चुनाव की बात आ ही गई है तो ये भी समझ लीजिए कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952, ये पहले आम चुनाव की बात यहाँ पर की गई है। इस टाइम पे हमें फर्स्ट जनरल इलेक्शंस देखने को मिले थे भारत के अंदर,
ठीक है, इतना बड़ा देश था, पूरी दुनिया की सरकारें बोलती थी, दुनिया की मीडिया बोलती थी कि भारत के अंदर चुनाव हो सकता है, यहाँ के लोग भी इस तरह से इलेक्शन करवा सकते हैं क्या। हंसती थी हमारे ऊपर पूरी दुनिया, है ना, यहाँ पर। लेकिन उस टाइम के लोग भी सोचे होंगे, ये वाला गाना कहीं ना कहीं उनको भी याद आया होगा, मुझे तो याद आ रहा है कि ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया, है कि नहीं। इस तरह से मेरी नादानियों पे पर मैं काम कर रहा हूँ इलेक्शन करवाने पे, और एक दिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज वालों कि हम भी यहाँ पर चुनाव करवा सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर प्रथम आम चुनाव कंप्लीट हुआ और पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। ठीक है, तो उस टाइम के जो भी नेता लोग थे, जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे, उनको हाथ जोड़ करके मेरा नमन है कि हमें आज 2025 में प्राउड करने का एक मौका दे रहे हैं आप लोग। खैर आगे चलते हैं, हम लोग आ गए हैं 1957 के अंदर। 1957 की बात की जा रही है। केरल में पहली गैर कांग्रेस सरकार यानी कि सीपीआई देखने को मिली। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट देखने को मिली केरला के अंदर। कब? 1957 के अंदर। देखिए अभी तक यहाँ पर डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा था पूरे इंडिया के अंदर, किस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी का। लेकिन पहली बार केरल ऐसा राज्य बना जहां पर कांग्रेस पार्टी को साइडलाइन करके गैर कांग्रेस सरकार बनी, सीपीआई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको आप कह सकते हैं। फिर 1959 में केरल में सीपीआई सरकार को राष्ट्रपति शासन के तहत हटाया गया। ठीक है, जो सीपीआई गवर्नमेंट थी उसे डिसमिस कर दिया गया यूजिंग प्रेसिडेंट रूल कि हटो भैया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस तरह से। फिर 2004 ये एक इंपॉर्टेंट साल था जब पूरे देश में ईवीएम को अपनाया गया। ठीक है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके तहत ना वोट करवाया जाता है। अभी भी मैं अपने उंगली पर देख पा रहा हूं, तो मेरे उंगली पर अभी भी वो निशान है। जब वोट दे करके आते हैं ना तो एक स्याही सी लगाई जाती है। तो मैंने भी देश के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया था और वोट किया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग में भी जो भी 18 साल के हो गए होंगे या 18 साल के होने वाले होंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा और वोट जरूर दीजिएगा। खैर, तो 2004 में यहाँ पर ईवीएम अपनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके तहत वोटिंग करवाई जाती है। उससे पहले बैलेट पेपर पे वोट हुआ करते थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर समझिए फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक पार्टियों का गठन कब कब हुआ। जो आज के टाइम पे आप राजनीतिक पार्टियां देखते हैं ना, तो वो कब कब बनी थी उसके बारे में बताया गया है। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, तो इसको भूल जाइए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताता वो चल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सीपीआई देखिए, सीपीआई बना था 1925 में। हाँ, ये वाला देखिए, सीपीआई हो गया आपका। ये देखिए भारतीय जनसंघ का यहाँ पर गठन कब हुआ, तो ये हुआ था 1951 में। यही आगे चल के बीजेपी बनी थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके अभी जो मुखिया है वो अमित शाह जी है, मोदी जी है। ठीक है, आदरणीय। यहाँ पर देखिए भारतीय जनसंघ कब बना था? 1951 में। और स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ था यहाँ पर, स्वतंत्रता पार्टी जिसे आप कह सकते हैं, 1959 में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में। बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना 1944 में लाया गया। ठीक है, योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं, 1950 में ये आया हमारा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, जिसके जो मुख्य व्यक्ति माने जाते हैं वो के.एन. राज माने जाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये हमारा। फिर 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जिसके जो मेन व्यक्ति माने जाते हैं वो पीसी महालनोबिस द्वारा ये इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस तरह से ना। तो ये मेन व्यक्ति माने जाते हैं, इन सबको नोट कर लीजिएगा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो 1961 से 66 तक था हमारा। ठीक है, अगला है 1966 से 1969, 1966 से 69 योजना अवकाश, 3 वार्षिक योजनाएं। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। अगला ये आप मत नोट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1960 के दशक में बिहार में सूखे, हरित क्रांति, ये सब हमें देखने को मिला। तो 1960 का दशक काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस दौरान हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। इस टाइम पे बिहार में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था। ठीक है, ड्राउट्स हमें देखने को मिले थे बिहार के अंदर। और जो हरित क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, वो इसी दौरान देखने को मिला था। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान समझिएगा। 1950 में क्या हुआ था कि तिब्बत का चीन द्वारा अधिग्रहण करना। ठीक है, तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया एक तरह से। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये हमें 1954 में देखने को मिला था, जिसके अंदर 5 चीजों पर दोनों देशों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे कि ये 5 चीजें हैं जिसपे हम दोनों सहमति जताते हैं दोनों देश। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन 1955,
ये स्वेज नहर छोड़िए, अगला है दलाई लामा वाला। देखिए 1959 दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 1956 वाला छोड़ करके ये बाकी सारे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस की बात कर रहा है, यहाँ पर राजनीति में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, तो इनको एक एक करके समझते हैं बच्चों। मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाता है, ठीक है। तब बहुत बड़ा एक संकट आन पड़ता है कि भैया अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो यहाँ पर शास्त्री जी को लाया जाता है और 1964 से 66 तक इनका एक छोटा सा टर्म रहता है, छोटा सा कार्यकाल रहता है। और ये जाते हैं ताशकंद, वहाँ पे साइन करते हैं और वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस तरीके से इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद और यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो जाता है कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जिस पर अयूब खान के साथ शास्त्री जी का यहाँ पर निधन देखने को मिला। मतलब अयूब खान तो नहीं, सिर्फ शास्त्री जी का निधन हुआ और ये अयूब खान आए थे हस्ताक्षर करने के लिए। निधन के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा दिक्कत तो बना था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। फिर आगे चलते हैं 1967 में चौथे आम चुनाव हमें देखने को मिली, जिसे हम लोग राजनीतिक तूफान या फिर राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी देते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे हमें हरियाणा में गया लाल देखने को मिले, जिसे हम लोग अया राम और गया राम कहते हैं। इनके पीछे का बैक स्टोरी क्या है कमेंट करके बताइएगा, मैंने बहुत बार बता रखा है। फिर 1969 में कांग्रेस कह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला, ठीक है। और वीवी गिरी इसी टाइम पे हमें देखने को मिले, जो राष्ट्रपति बने। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी टाइम पे हमें देखने को मिला। और वित्त मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का इस्तीफा भी हमें इस टाइम पे देखने को मिला। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1971 ये टाइम था जब यहाँ पर प्रीवी पर्स, ये प्राइव पर्स लिखा हुआ है, ये मिसटाइप है आपका, प्रीवी पर्स समाप्त किया गया, ठीक है। जिसमें जो अलग अलग रजवाड़ों के राजा थे और उनके मतलब थे रिलेटिव्स, उनको थोड़ा सा ना कुछ फैसिलिटी दिया जाता था, जिसको खत्म किया गया। और गरीबी हटाओ का नारा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ 1971 में। इंदिरा हटाओ अभियान और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री इनको चुना गया। इस तरह से ये इंसिडेंट हुए थे 1971 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम में नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है वो इंग्लिश मीडियम में नोट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। जो आपका पॉलिटिकल का पेपर होगा उसमें आंसर लिखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आएंगे बच्चों, स्टार्टिंग के 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आएंगे, उसमें तो डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे, चाहे 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, यहाँ तक कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर भी जब आप लिखेंगे, तो उसके अंदर ये चीजें आपको पीछे से बैक सपोर्ट करेंगे आंसर्स लिखने में, और आंसर को और ज्यादा सुंदर बनाएगा ये चीजें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे आप, नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आपको याद रहेंगे, तो ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आंसर राइटिंग में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं जो आपातकाल वाला चैप्टर है उसके अंदर। तो 1973 में हमें केशवानंद भारती मामला, में बार बार यहाँ पर थोड़ा सा हकला जा रहा था, माफी चाहूंगा। केशवानंद भारती मामला हमें देखने को मिला 1973 के अंदर। फिर 1974 में गुजरात और बिहार में आंदोलन हुए, जिसमें हमें जो नेता देखने को मिले वो मोरारजी देसाई और जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण। फिर मई 1974 में रेल हड़ताल हुआ, जिसके जो लीड किया इन्होंने किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने, रेल स्ट्राइक को, ठीक है। फिर ये सारे इंसिडेंट हो ही रहा था कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दिया गया कि भैया भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। और किसके तहत किया गया था? अनुच्छेद 352 के तहत बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा रहा है, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी हो रही है देश के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सालों तक लगभग चला ये, और 21 मार्च 1977 को ये इमरजेंसी समाप्त हुआ, इमरजेंसी को खत्म किया गया। तो 1975 में शुरू हुआ था 25 जून को, और 21 मार्च 1977 को 2 सालों तक ये चला, और 2 सालों के बाद 1977 में खत्म कर दिया गया। अब जैसे ही खत्म किया तो लोगों के अंदर गुस्सा था और लोगों ने कांग्रेस को हरा दिया, और 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई, ठीक है। और केंद्र पर पहली गैर कांग्रेस सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री उस टाइम पे बने थे, ठीक है। अब क्योंकि कांग्रेस से गुस्सा था लोगों के अंदर, तो कांग्रेस को पूरी तरह से हटाया उस टाइम पे, और एक नई पार्टी को यहाँ पर मौका मिला सत्ता में आने का। जनता पार्टी उस टाइम पे सत्ता में आई थी, ठीक है। और पहले जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे वो मोरारजी देसाई जी बने थे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। फिर मई 1977 में शाह आयोग का गठन किया गया, शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया। फिर 1979 में 1979 में
चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह का कांग्रेस समर्थन के साथ प्रधानमंत्री इनका बनना हमें देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला चैप्टर है, रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर अब यहाँ पर भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया या आक्रमण किया और महाराजा द्वारा अधिसेचन पत्र पर हस्ताक्षर। ये अधिसेचन क्या होता है, कट कीजिए इसको। यहाँ पर होगा आपका जो सहमति का विलय पत्र है, सहमति का विलय पत्र, ठीक है, जिसे आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, वो साइन किया था कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह। तब जाकर के हमने उनकी मदद की थी और फिर वहां से जो आतंकवादी थे, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, उनको पीछे किया गया। ठीक है, 1974 में इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौता देखने को मिला। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, अगला है यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया गया, आर्टिकल 370 रिवोक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यूटी कब बने थे यहाँ पर, ये तो हमारा 31 अक्टूबर 1900 कह रहा हूँ 2019, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार 1900 करते करते जवान पे 1900 ही आ जाता है। खैर, तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 जो था आर्टिकल 370 रिवोक किया गया और अक्टूबर 31 2019 को जो कश्मीर है आपका JNK एंड लद्दाख जो है उसको यूटी बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब यहाँ पर पंजाब की बात कर लेते हैं। तो अकाली दल का गठन कब हुआ, जो पंजाब की एक बहुत पॉपुलर पार्टी है। ठीक है, तो अकाली दल का गठन हुआ था 1920 के अंदर। पंजाब कब बना था, तो ये बना था हमारा 1966 में। वैसे तो पंजाब बहुत पहले से था और बहुत बड़ा था, लेकिन फाइनल जो आज के टाइम का पंजाब देखते हैं तो वो 1966 में हमें देखने को मिला। इसमें से हरियाणा अलग किया गया, आपका इधर से हिमाचल प्रदेश वगैरह अलग किया गया था। फिर 1984 में यहाँ पर जो भिंडरवाला और इस तरह से जो कुछ इंसिडेंट्स हुए थे तो उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। और फिर जब ब्लू स्टार चलाया गया तो जो उनका गुरुद्वारा होता है, आदरणीय गुरुद्वारा, जिनको हाथ जोड़ करके नमन है मेरा, गोल्डन टेम्पल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, तो उन पर यहाँ पर आर्मी वगैरह भेजी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जिस कारण से सिख समुदाय बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में था, क्योंकि उनके धार्मिक स्थलों पे ये सारी चीज़ हो रहा था, खून खराबा, ये सारी चीज़ें। तो इसको लेकर के इंदिरा गांधी जी की हत्या हमें 1984 में ही देखने को मिली थी। उसके बाद दिल्ली राइट्स यानी दिल्ली दंगे हमें देखने को मिले थे। फिर जुलाई 1985 में राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता कब हुआ था, जुलाई 1985 के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट चैप्टर में आ गए हैं, जो आपका रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव करके जो चैप्टर है ना, ये हिंदी में थोड़ा मिसटाइप है, भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव करके वाला जो चैप्टर है उसके अंदर। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और इंसिडेंट्स है, इवेंट्स जिसको आप कह सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाएं जो है, की पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स जो है उसको देखेंगे। तो 1978 में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, मंडल कमीशन अपॉइंट कब किया गया, 1978 में। फिर बीजेपी जो आज के टाइम पे आप भारतीय जनता पार्टी देखते हैं, तो वो 1980 में बनी थी। कब बनी थी बच्चों, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन, बीजेपी फॉर्म्ड हुआ था। फिर बीएसपी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और कंसीराम द्वारा बीएसपी बनाया गया, ठीक है, 1984 में। फिर 1986 में बाबरी मस्जिद परिसर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, बाबरी मस्जिद परिसर अनलॉक किया गया 1986 में। ठीक है, फिर 1990 में मंडल आयोग रिपोर्ट लागू की गई, जिसमें बोला गया कि 27% जो सीटें हैं वो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को दिया जाएगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस टाइम पे इंप्लीमेंट की गई थी। फिर जाकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। 1992 की बात करें, दिसंबर 1992 में, तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखने को मिला। ठीक है, डेमोलिशन देखने को मिला, इस तरह से तोड़ा गया बाबरी मस्जिद को उस टाइम पे। दिसंबर 1992 की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए बच्चों, इसको ना आप नोट मत कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, बस इस चीज़ को याद कर लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 1989 से लेकर के अभी 2025 चल रहा है, अभी तक के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी सूची यानी उनका लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से प्रधानमंत्री हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो देखिए 1989 से लेकर के 90 तक ये छोटा सा एक टर्म था, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री रहे थे वो वीपी सिंह जी रहे थे, जो कि नेशनल फ्रंट से थे। ठीक है, किस पार्टी से थे, नेशनल फ्रंट।
उसके बाद हमारे फिर एक और प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं 1990 से 91 तक, जो कि हमारे चंद्रशेखर जी थे। ठीक है, फिर 1991 से 96 ये एक टाइम था जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार हमें देखने को मिली, मतलब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी से थे। फिर 1996 से 98 तक एक छोटा सा टर्म था। ठीक है, तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो प्रधानमंत्री थे, बीजेपी से थे वो। ठीक है, और फिर इसी टाइम पे आपको पता है कि परमाणु परीक्षण वगैरह फिर यहाँ पर हमें देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि बीजेपी एनडीए इस तरह से संबंधित थे। और उसके बाद यहाँ पर 2004 से 14 तक यहाँ पर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, जो कि कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट से थे। ठीक है, और 2014 की बात करें तो 2014 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है, एनडीए से। और 2025 चल रहा है अभी, तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी ही है हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर। तो ये मैंने आपको बता दिया, और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई समझ में आया होगा। जो जो चीज़ मैंने आपको बोला नोट करने के लिए वो आपने नोट किया होगा। अगर आपने नोट कर लिया है तो इंस्टा पे भेज दीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है जय झा 07, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा।